सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय और आप एक नई सीरीज 2022 के हिसाब से देख रहे हैं। क्लास 12 का चैप्टर 3 था ह्यूमन डेवलपमेंट। दोस्तों इसके स्टार्टिंग में आपने पहला चैप्टर पहले से ही पढ़ा हुआ है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले आई होप आप सभी लोगों ने पहला पढ़ा होगा। पहले पार्ट में हम बहुत अच्छे तरीके से पहले ही बताया था कि किस तरीके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डॉक्टर महबूबुल्लाह क्या सोचते हैं, और उसके रिगार्डिंग में हमने कहा था कि अगर आप सभी को नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट ईपी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ इंस्टाग्राम पे भी है तो साथ में जुड़ने की कोशिश करिएगा। आपको पता होगा कि गरीबी रेखा को मापने के लिए यूएनडीपी ने एक पिलर बनाया था। उसने कहा कि किस तरीके से देखने का सिनेरियो ये होता है कि अगर उस कंट्री के अंदर आपका क्या कहते हैं नाना करके भी उस कंट्री के अंदर चार चीजें होनी जरूरी है। चार चीजें कौन सी होनी जरूरी है? नंबर 1 थी, और मतलब 3 चीजें, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ और उसके बाद स्टैंडर्ड लिविंग। इन चीजों के किसी कंट्री का पता चलेगा कि कंट्री अमीर या गरीब है, और उसके हिसाब से उन लोगों ने एक स्केल बनाया। उस स्केल को मेजर करने के लिए उन्होंने बताया है कि एक स्केल होता है, अगर हम 0 से देखें, अगर मतलब पूरा एक कंप्लीट करने के लिए 0, 9, 9, 9 कुछ होगा तो तब जाके एक स्केल होगा। तो 0 से 1 के बीच में इस स्केल को मेजर करा जाता था, और उस स्केल को मेजर करने के बाद पता चलता था कि कौन सी कंट्री कितना अमीर है और कौन सी कंट्री कितनी गरीब है। तो इंडिया का अगर आप स्थान देखेंगे तो 130वें नंबर आता है। 189 कंट्रीज के अंदर आती हैं। 189 कंट्रियों में से इंडिया जो था वो 189 कंट्री में, और ये कौन से डेटा से पता चलता है? 2018 के डेटा से पता चलता है कि हम लोग 130वें स्थान पे हैं। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, मतलब बहुत सारी कंट्री हमसे ऊपर है। अगर हम देखें तो इजिप्ट भी हमसे ऊपर है, भी हमसे ऊपर है, से ऊपर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर अमीरी और गरीबी को तय करने का, क्योंकि हमारे गरीबी होने के बहुत सारे कारण थे। हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड कॉलोनियल राज देखा, हमने गुलामी का टाइम पीरियड देखा था, और गुलामी के टाइम पीरियड से सही मायने में क्लियर कट सब कुछ पता नहीं चल पाता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि ठीक है, हम लोग अपने खुद का एक मेजर इंडेक्स बनाएंगे और हम पता करेंगे कि किस तरीके से किसी भी देश के अंदर कोई राज्य अमीर है या गरीब है, उसको तय करने के लिए हमने 4 पिलर पे फोकस करा, और हमारी प्लानिंग कमीशन इन 4 पिलर के ऊपर काम करती है। तो चारों पिलर के बारे में हमने डिस्कस करना था, और हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो इस पे खत्म हुई थी। इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और हेल्दी लाइफ। इससे पता चलेगा कि हर एक राज्य कैसा है, और राज्य पता करने के बाद पूरी कंट्री का सिनेरियो, पूरी कंट्री का हमारे पास एक डेटा निकल के आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसी के ऊपर अब हम आगे काम करेंगे। तो पहला पार्ट अगर आप देखें, इकोनॉमिक अटेनमेंट। इकोनॉमिक अटेनमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक अटेनमेंट, देखो इकोनॉमिक का मतलब शब्दों में समझने की कोशिश करेगा, पैसा। पैसा, इकोनॉमिक शब्द जहां आ जाए उसका मतलब मनी से है। इकोनॉमिक अटेनमेंट का होता है आर्थिक प्राप्ति होना। नॉर्मल सा है, एक्सेस टू ऑल रिसोर्स बाय ऑल द पीपल, सभी लोगों द्वारा सभी संसाधनों तक पहुंच इकोनॉमिक अटेनमेंट है। मतलब हमारे भारत के अंदर भी सेम ऐसा ही है। क्या सारे रिसोर्सेज जो हमारे भारत के अंदर अवेलेबल होते हैं, क्या सारे के सारे रिसोर्स हमें एक जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं? क्या हमें एक जगह पे सारे रिसोर्स मिल जाते हैं? या अगर एक जगह पे कोई रिसोर्स हैं भी तो आप ये बताइए कि क्या सारे रिसोर्स दूसरी जगहों पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं? तो ये है इकोनॉमिक अटेनमेंट का होना। मान लीजिए कि दिल्ली जैसे इलाकों के अंदर खेती तो नहीं होती है, लेकिन खेती के लिए मतलब जो सामान होता है खाने के लिए वो तो पहुंच जाता है ना दूसरी प्लेसेस से दिल्ली के अंदर। या मान लीजिए झारखंड के अंदर अगर कोल ज्यादा मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वो दूसरे और इलाकों तक पहुंचे, उसकी जरूरत है। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक अटेनमेंट का होना। तो इसी से तय होता है किसी भी देश का जीएनपी, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इट मींस इट्स पर कैपिटा इनकम मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब सकल घरेलू उत्पाद और इसकी प्रति व्यक्ति आय मानव विकास को सूचक होता है, उसको माप। मतलब अगर
किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी रिसोर्स उसकी आर्थिक प्राप्ति किसी को भी हो पा रही है तो उसे एक इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होने के बाद हम किसी भी एक राज्य का पर कैपिटा इनकम तय कर पाएंगे, और पर कैपिटा इनकम तय करने से हमें पता चल पाएगा कि कोई राज्य कितना अमीर है और कितना गरीब है। तो एक ही तरीका हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी है। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस टू एसेट। मतलब आर्थिक प्राप्ति और व्यक्ति की भलाई, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और संपत्ति तक पहुंच पर निर्भर करती है। सिंपल, बहुत अच्छे एनसीईआरटी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी गई है कि अगर हमें सारे रिसोर्सेज इक्वली अपॉर्चुनिटी अगर हम करवा दें, सभी को प्रोवाइड करवा दें, तो उससे पर कैपिटा इनकम जनरेट होता जाएगा, और जब पर कैपिटा इनकम जनरेट होता चला जाएगा तो ऑफ कोर्स उससे हमें फायदा ही होने वाला है देश के विकास के लिए। दूसरा एक और तरीका उन्होंने बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ अगर चाहिए तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाना है, हमें एक्सेस टू एसेट भी करना है, मतलब हमें संपत्ति के अवसर भी लोगों तक पहुंचाने हैं और रोजगार के अवसर भी लोगों तक पहुंचाने हैं, जिससे अटेनमेंट ज्यादा होगा और देश डेवलप होगा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या दिक्कत है दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सारे राज्य एक जैसे विकसित नहीं है, सारे राज्य एक जैसी आर्थिक प्राप्ति, इकोनॉमिक प्राप्ति नहीं कर पाते, आर्थिक प्राप्ति, इकोनॉमिक अटेनमेंट नहीं कर पाते। उसका सीधा साधा कारण है कि हर राज्य का जो पर कैपिटा इनकम है वो अलग अलग है। अगर आप क्या कहते हैं महाराष्ट्र, पुणे, हैदराबाद और उसके बाद गुजरात, दिल्ली, यहाँ का देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, चेन्नई का भी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। ऐसे जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्लेस है, बैंगलोर का, कोलकाता का, इधर का हाई है कैपिटल इनकम। और दूसरा है सबसे लोवेस्ट ऑफ कोर्स यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, सॉरी असम है, JNK है। इधर तो वैसे भी इकोनॉमिक अटेनमेंट कम है, अगर पर कैपिटा इनकम कम हो रहा है तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक अटेनमेंट भी कम होगा। तो आप मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पे GDP जो है कंट्री का, लेकिन इन्होंने उसका एक उल्टा सिनेरियो बता दिया है कि ऑफ कोर्स मान लीजिए कि इकोनॉमिक अटेनमेंट की बताने की कोशिश करी जा रही है कि इससे हमारा GNP इंक्रीज होगा। GNP इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स हमारे किसी भी राज्य के अंदर क्या होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कोई राज्य कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो सिर्फ GNP से या मैं कह रहा हूँ GDP से ही पता नहीं चलता है। तो आप GDP देख सकते हैं, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट of the country does not fully reflect the quality of a life of a country। किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि पैसे से आप इकोनॉमिक अटेनमेंट तो तय कर पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर सच नहीं है कि वो राज्य कितनी क्वालिटी वाली लाइफ जी पा रहा है उसको भी आप सही तरीके से बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, जॉबलेस ग्रोथ मतलब कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, ये तो ना तय कर पाओगे आप लोग, है ना। दूसरा आते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। देखिए हेल्दी लाइफ का मतलब क्या होता है, क्लास 6 एक डेफिनेशन है, क्लास 6 की डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ था कि हेल्दी लाइफ का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का कुछ भी पॉल्यूटेंट ना मिले जिससे शरीर खराब हो रहा हो। अब वो हेल्दी एनवायरनमेंट है। दूसरा हेल्दी एनवायरनमेंट ये भी हो गया कि आप सारी बीमारियों से मुक्त हो, तो वो तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड तो होता ही रहता है सभी लोगों को, है ना। तो यहाँ पे लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग ऑफ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन। हेल्दी लाइफ मतलब बीमार और बीमारी से मुक्त जीवन, एक लंबे समय तक जीवन काल स्वस्थ जीवन का संकेत पाया जाता है। मतलब सिंपल सा यही है, एक लंबे समय तक अगर हमें बीमारी ना हो तो इसका मतलब हम लोग स्वस्थ हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री पोस्ट केयर फैसिलिटी डिक्रीज द डेथ रेट। मतलब हमारे भारत के अंदर ये भी मैटर करेगा कि अगर हम लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी मतलब जैसे हमें बीमारी होने वाली है एक तो उसकी मदद मिल जाए, और अगर बीमारी हो चुकी है और उसके रिगार्डिंग में अगर हमें हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो है हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छा है, और इससे भी किसी राज्य का विकास तय किया जा सकता है कि हाँ भाई उस राज्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ओल्ड एज हेल्थ केयर, adequate nutrition and safety of individual are important measure of the health।
मतलब वृद्धावस्था में लोगों की देखभाल करना। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अच्छा खाना प्राप्त करवाना, अच्छी मेडिसिन प्राप्त करवाना, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को करवाना। ऐसी चीजें जो होती है इससे पता चलता है कि राज्य कितना डेवलप है और कितना डेवलप नहीं है। तो सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑफकोर्स डेथ रेट कम होगा, तो ऑफकोर्स हमारा हेल्थ केयर अच्छा होता जा रहा है। तो अगर मैं आंकड़े देखूं 1901 से लेकर 1910 के बीच में, तो उस समय पे डेथ रेट आप देख सकते हो 42.6 थी, लेकिन आज की डेट में डेथ रेट 8.0 हो चुकी है और ग्रोथ रेट 17.1 है, पहले 6.6 था। तो अभी ये 2001 का आंकड़ा है जो ऑफकोर्स मैंने नेट से निकाला है, मैंने ये नेट से निकाला है, आपकी बुक के अंदर अलग से मेंशन नहीं है। इससे हमें पता चल पाता है ये बर्थ रेट था, ये डेथ रेट था। अगर डेथ रेट घट रहा है इसका मतलब ये है कि उस राज्य के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। तो इस डेटा से, जो टेबल आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन डेटा से ये तो समझ में आता है कि ऑफकोर्स इंडिया हैज़ डन रिस्पॉन्सिबली वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स। ऑफकोर्स किसी किसी क्षेत्र में इंडिया ने अच्छा काम करा है और ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक जीता जागता एग्जांपल हो सकता है। लेकिन दोस्तों अलग अलग जगहों में अलग अलग है, रूरल में अलग है, अर्बन में अलग है ना। ऑफ कोर्स ऐसा है, गांव के इलाकों के अंदर अभी भी हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा नहीं है शहरों के इलाकों के कंपैरिजन में, है ना। तो इंडिया रिकॉर्डेड डिक्लाइन फीमेल सेक्स रेशो, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जनसंख्या बचा तो रहे हैं, इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो सही समझ में आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जब भी जनसंख्या बच रही होगी। लेकिन फीमेल की जनसंख्या काफ़ी हद तक गिरती जा रही है। उसके पास्ट में बहुत सारे कारण हैं और प्रेजेंट टाइम पे भी कारण हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ऑफकोर्स केरला के अंदर काफ़ी अच्छा बर्थ रेट है, आप ये देख सकते हो। स्टेट वाइड लोवेस्ट IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, मतलब केरला के अंदर 1000 लोगों में से 10 बच्चे मर जाते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा है कि 990 बच्चे जिंदा रहते हैं। दिल्ली के अंदर 18 है, ये 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। तमिलनाडु में 17 है, उसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, पंजाब में क्या कहते हैं आपका 21 है, और पूरे इंडिया के अंदर 34 है। मतलब पूरे इंडिया के अंदर अगर एक महीने एक दिन के अंदर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो रैंडमली बताया जा रहा है कि 34 बच्चे मर जाते हैं, यानी कि लगभग 900 950 प्लस बच्चे जिंदा रहते हैं। तो ये पूरे भारत का हेल्थ केयर सिस्टम है जो अच्छा इंडिकेटर ये दिखाता है कि हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये चीज़ भी ठीक है। लेकिन अगर बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा 2014 और 15 के डेटा के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 57, बिहार में 42 हो चुका है, मेल और फीमेल का अलग अलग है। तो आप देख सकते हो 2013 और 14 का अलग है, 42 है। अभी सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कौन से स्टेट का है, अगर आपको पता चलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे लोएस्ट कौन सा है और कहाँ का है वो भी, मतलब दो चीज, एक है इकोनॉमिक अटेनमेंट और दूसरा है हमारा हेल्दी लाइफ। दूसरा है एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट के लिए हमने क्या करा, सोसाइटी के अंदर हमने एक्सेस करवाया नॉलेज को और सोसाइटी के अंदर एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश करवाई। सोशल एम्पावरमेंट में मतलब होता है नॉलेज देना, एजुकेशन देना। अगर हम एजुकेशन देते चले जाएंगे तो ऑफकोर्स उससे हमें किसी भी कंट्री का सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हाँ वहाँ पे कितने अच्छे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसके लिए सरकार पढ़ाई पे फोकस करवा रही है, लिटरेसी रेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप देखें तो पूरे भारत का ओवरऑल देखा जाए तो पूरे भारत का ओवरऑल 100 लोगों में से 74 लोग पढ़े लिखे होते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं पढ़े लिखे मिलते हैं तो हमें पता है कि वो लिटरेसी रेट जो है फीमेल का 100 में से 65 लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं फीमेल में। और सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलता है हमें तो वो केरला है, ठीक है। केरला में 91% है और ऑफकोर्स मिजोरम के अंदर 89 है, आप देख सकते हो। और सबसे कम अगर कहीं है तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के अंदर है। तो लिटरेसी रेट से हमें समझ में आता है कि ऑफकोर्स कोई इलाका डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तीन चीजें हमने समझ ली। लास्ट चीज हम समझते हैं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो ऑफकोर्स विश्व के अंदर अगर हम 188 देश देखें या 89 देश देखें तो हमारा 31वां स्थान आता है। लेकिन हम अपने कंट्री की बात करें, सिर्फ कंट्री की, तो कहीं ना कहीं स्टेट वाइज केरला काफी अच्छा कर रहा है। केरला कैसे अच्छा कर रहा है दोस्तों, केरला सभी चीजों में अच्छा कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक अटेनमेंट की बात हो, हेल्दी लाइफ की बात हो, सोशल एम्पावरमेंट की बात हो, सभी पे काफी अच्छा कर रहा है।
बिहार की दिक्कत है, उड़ीसा की दिक्कत है और छत्तीसगढ़ की दिक्कत है। ये 2007 और 8 के डेटा है, तो आपकी बुक के अंदर अगर नए हो तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें किसी भी स्टेट के हेल्दी या किसी भी स्टेट के ये बता कोशिश करता है कि वो कितना सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो देयर आर सेवरल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन फॉर सच अ स्टेट ऑफ अ फिक्स। केरला इज एबल टू रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ HDI लार्जली। मतलब ऐसा बताया जाता है कि बिहार में इतना कम क्यों है, छत्तीसगढ़ में इतना कम क्यों है, मध्य प्रदेश विकसित क्यों नहीं हो रहा, केरला इतना विकसित क्यों है। तो उसके अपने खुद के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वो हिस्ट्री वाले पार्ट में आपने ज़्यादा अच्छा पढ़ा होगा। लेकिन ऑफकोर्स ज्योग्राफी के अंदर तो हम यही पढ़ते हैं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इन 3 चीज़ों पे मैटर करती है ना। तो इसीलिए अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें कि हमारे भारत के अंदर जो क्या कहते हैं अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो वो कम क्यों है, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट कम है। ऑफकोर्स हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरी कंट्री का है। दूसरी कंट्री का ऑफकोर्स चीज़ें ज़्यादा क्या कहते हैं महंगी हैं। इसीलिए रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ द ब्रिटिश कंट्री, मतलब अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही हमारे भारत के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज पाई जाती है। डिस्पैरिटीज का मतलब है विषमताएं। जहां जहां अंग्रेज आए उन्होंने इलाकों को डेवलप कर दिया, तो वो इलाके डेवलप रहे, दूसरे इलाके बेचारे डेवलप ही नहीं हो पाए। तो एक ही कारण भी देखा गया है ना। इसीलिए हमारा इतना ज़्यादा हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हमें डेवलपमेंट देखना है तो सिर्फ हम यही नहीं देखते हैं, हम दूसरी और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। थ्रू डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। मतलब डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रिवेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज ह्यूमन राइट्स कॉज लो HDI। मतलब प्रदेशी विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, वाचना, लोगों का विस्थापन, मानवीय अधिकार पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश तथा पर्यावरण निम्नीकरण। मतलब हमें अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी है, समाज में ऊंच और नीच आज भी बना हुआ है, सरकार को उस पर काम करने की जरूरत है। डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कहते हैं माइग्रेट हो रहे हैं। क्या कहते हैं ह्यूमन अब्यूज अभी भी देखने को मिलता है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज। सरकार ने संविधान के अंदर राइट्स तो दिए हैं लेकिन अभी भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। दूसरा ऑफकोर्स ह्यूमन राइट्स कॉज अभी भी है, अभी भी कहीं ना कहीं हमें लो HDI देखने को मिलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी भी किसी किसी राज्य में है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो ऑफकोर्स हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर हमें अपना HDI बढ़ाना है तो ऑफकोर्स हमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और साथ में संसाधन जो हमारे पास बचे हुए हैं उन संसाधनों का सभी लोगों के साथ सही से वितरण करा जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा जाए। इसका मतलब क्या है, रिसोर्स को अगर अनइवन हर जगह पे हैं तो सभी जगह पे पहुंचाए, सभी जगह पे एक्सेस करवाएं और उतना ही इस्तेमाल करें जितना उसकी ज़रूरत है, ताकि आने वाली जनरेशन को भी हम इसे दे पाएँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ ये सिनेरियो हैं जो आप लोगों को फोकस तरीके से पढ़ने हैं, समझने हैं कि क्या क्या पार्ट को कवर करा गया है। आई होप आपको कुछ पार्ट समझ में आए होंगे, चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या इसके अंदर बताई गई है चैप्टर्स में। तो अभी के लिए इस पूरे चैप्टर के अंदर इतना ही है। वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे, इट मीन्स चैप्टर खत्म है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू देना ज़रूर, ताकि हमें समझ में आ सके कि आप किस तरीके से इस चीज़ों को रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वैल्यूबल देखे गई है तो डबल लाइक करिएगा, ठीक है। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।